क्योंकि कंपनी ने नतीजे घोषित किए हैं और इस बार जो है नतीजे मार्केट की उम्मीदों से कम तो ज़रूर आए, पर साथ ही साथ कंपनी की प्रोविजनिंग, जीएनपी, एसेट क्वालिटी, वहां पर कुछ चिंताएं ज़रूर हैं। पर आगे के लिए क्या यहां से इन स्तरों से सुधार की उम्मीद करें और आने वाले टाइम में क्या कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स रह सकते हैं, आइए ये समझते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास, इनका स्वागत करना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। प्रदीप जी, सबसे पहले तो सवाल आपके एनपीए नंबर्स पर ही है, क्योंकि देखिए जेंसॉल को लेकर हमने आपसे कई बार चर्चा की कि इम्पैक्ट कैसा रहेगा, वो आपके नंबर्स को इम्पैक्ट भी किया है। पर उसके बावजूद भी प्रदीप जी, क्या आप समझाना चाहेंगे कि ये एनपीए के नंबर इतना क्यों बढ़कर आए हैं और ये प्रोविजनिंग, जीएनपीए, इनके आंकड़ों में क्यों हुआ है इजाफा? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो आपने ऑलरेडी बोल दिया जेंसल के लिए जो हमारा प्रोविजनिंग बढ़ा है 363 करोड़ बढ़ा है, उसमें सब्सटेंशियल पोर्शन जेंसल का ही रहा है। दूसरा जो एनपीए बढ़ा है, एनपीए काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन उसका प्रोविजनिंग उतना नहीं बढ़ा है। उसका कारण ये है 19-20 से ये अकाउंट एक ग्रुप का आंध्रा बेस्ड पीपीए, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आंध्रा में था, तो उनका पीपीए जो आंध्रा गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ था पीपीए रिप्लेसिंग करने के लिए, उसका उनको इम्पैक्ट हुआ था। उसमें बाकी डेवलपर का भी हुआ था, बट इनका मेजरली आंध्रा में अकाउंट था। कोर्ट से स्टे लिए हुए थे, वो कोर्ट स्टे वैकेट हो गया। अभी हमें पता चला उन्होंने हायर बेंच में जा रहे हैं, बट सिंस हमारा अकाउंट क्लोजर कल हुआ, कल तक का जो पोजीशन हमारा था, सिंस 2 तारीख का विड्रॉ कर लिया था वो स्टे, इसलिए हमने इसमें एनपीए में क्लासिफाई किया है। अदरवाइज इसका लास्ट 1920 से ये अकाउंट टेक्निकल एनपीए बोल सकते हैं, बट नॉट एनपीए था कोर्ट का रिलेशन के बदले से। बट उससे रिक्वायर्ड अकाउंटिंग प्रोविजन जो है, जो एक स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न है, वो ऑलरेडी प्रोविजनिंग किया हुआ है। चाहे वो जेंसल हो और ये हो, उसमें लगभग 60% का प्रोविजनिंग हो चुका है। इसलिए इसका एनपीए इतना बढ़ा, लेकिन प्रोविजनिंग उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन जो मेजरली प्रोविजन बढ़ा, जैसे मैंने बोला, दोबारा दोहराऊंगा, जेंसल के चलते हुआ है। जेंसल का मैटर तो मार्केट में सबको पता है ऑलरेडी, बट उसमें सबसे बड़ा 2-3 चीज मैं बताऊंगा। जो सबसे फास्टेस्ट एक्शन लेना होता है, एक एनसीएलटी में जाना और अपना एप्लीकेशन एडमिट कराना और एक्सपर्ट ओपिनियन सॉलिसिटर जनरल से लेना, ये सब काम हम करके आईआरपी अपॉइंट हो चुका है। आईआरपी अपना प्रिलिमिनरी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं सीओसी का मीटिंग होगा। तो मीटिंग होने से, क्योंकि ये अदर नॉर्मल प्रोजेक्ट एसेट जैसा नहीं है, ये मोबिलिटी है, ये गाड़ी को कस्टडी में लेके फिर दोबारा चलाना है। तो ऑलरेडी 3-4 महीना है, और 1-2 महीने में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता, जो हम उम्मीद करते हैं, फिर ये जो प्रोविजनिंग हम किए हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस मॉडल में कोई डाउट है नहीं, ये काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफी अच्छा बिजनेस कर भी रहा था। अभी तक जो लगभग पता चल रहा है, ये प्रोमोटर साइड का इंडिसिप्लिन से ही सब इमर्ज हुआ है। खैर, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में, उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट जहां तक जी। एसेट क्वालिटी का बात हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि हमें बहुत और अधिक प्रोविजन करना पड़ेगा। रादर ये जैसे एड्रेस करेंगे आईआरपी, 1-2 महीने में सॉर्ट आउट होता है, तो इसका प्रोविजनिंग का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा और ये आगे चल जाएगा। पर प्रदीप जी, 2 सवाल। जेंसॉल को लेकर कितनी रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या इस पे कोई आंकड़ा आपने डिसाइड किया है? और दूसरा सवाल ये कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़े प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्या कोई नंबर आप शेयर कर पाएंगे जहां पर आपको लगता है आपके एनपीएस हेड करेंगे? पहले तो मैं जेंसल का आपको बता दूं, जिससे सारे दर्शकों को क्लियर भी हो जाएगा। गाड़ी का फाइनेंसिंग में, गाड़ी का जो लाइफ है, जो बॉडी एंड अदर पार्ट्स, इसका तो 8-10 साल का लाइफ होता है। और जो ई कार है, उसमें बैटरी का लाइफ 6 साल का होता है, और हमारा लोन टेन्योर 5 साल का। तो कई लोन 3 साल का रिपेमेंट हो चुका है, और कई 2 साल का रिपेमेंट हो चुका है। तो एवरेज करें तो 2.5 साल का ऑलरेडी आधा पीरियड का रिपेमेंट हो चुका है। तो आधा पीरियड बचा 2.5 साल, सिंस बैटरी लाइफ अभी भी 3.5 साल एवरेज बचा हुआ है। ये 3-4 महीना निकाल दे, 6 महीना निकाल दे, तो भी 3 साल का बैटरी लाइफ और बचेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि अभी उसको लेके रिपोजिशन लेके रीरन करने वाली बात है। आइदर रीरन करें या आउटराइट हम किसी को डिस्पोज ऑफ करें। आउटराइट डिस्पोज ऑफ करने से थोड़ा बहुत हमें डेट लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज रीरन करेंगे, सिंस बिजनेस मॉडल में दम है, तो हमें नहीं लगता है कोई मेजर हेयर कट इसमें नजर आएगा। और रही बात रिन्यूएबल असेट का, जो एनपीए होना और आना, 38 साल से हम अभी तक 1,62,000 करोड़ का फाइनेंसिंग किए हैं, और हमारा अभी तक का जो क्यूमुलेटिव राइट ऑफ है सिर्फ 135 करोड़ है।
पहले भी एनपीए हुआ है और एनपीए से रिकवरी हुआ है। अगर क्यूमुलेटिव राइट ऑफ 135 करोड़ जो पूरा लोन देने का आंकड़ा निकालेंगे 0.08% है, तो ये कुछ भी नहीं है। और खास करके जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनी न्यू एंड इमर्जिंग में काम करता है, आज हमारा टोटल एसेट देखेंगे ऑलमोस्ट 76% एसेट ऐसा है जो रिस्क फ्री है। वो इमर्जिंग ये ट्रेडिशनल आ रही है या गवर्नमेंट लोन है, तो उसमें कोई एनपीए का हमारा गुंजाइश नजर नहीं आता है। बाकी जो 24% है वो न्यू एंड इमर्जिंग एंड रिस्क कैटेगरी है, इसमें कंप्लीटली न्यू एंड इमर्जिंग जो है 8 से 10% है। आरबीआई का जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से, जो भी रेगुलेटर का नियम है उस हिसाब से रिस्क प्रीमियम हम सफिशिएंटली लोड करते हैं। यही हमारा स्ट्रेंथ रहा है और उसको हम सही तरह मैनेज करके आए हैं। हम 135 करोड़ 38 साल में राइट ऑफ तो कुछ भी नहीं है। एक गाड़ी चलाने से एक स्क्रैच की तरह भी नहीं लगता ये। तो इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के ये जो टेम्पररी क्वार्टर में आया है, आगे चल के 1-2 क्वार्टर तक इसमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और जो दूसरा ग्रुप का बता रहे हैं उसका ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्लान का रिक्वेस्ट आया हुआ है, हमारा काम उस पर चल रहा है। बहुत जल्दी हम उम्मीद करेंगे कि उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो अतीत में जिस तरह का हमारा हिस्ट्री रहा है, रिन्यूएबल एनपीए एसेट को रिकवर करके गुड एसेट में ट्रांसलेट किए हुए हैं, तो आगे भी हम उसको कायम रखेंगे, ये हमारा उम्मीद है, भरोसा है। राइट, पर प्रदीप जी, कि हमने देखा कि आपको जो है 54 ईसी बॉन्ड्स जो कि कैपिटल गेन बॉन्ड्स रहते हैं, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल मिला। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट समझना चाहेंगे ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आपके फाइनेंशियल्स को, क्या उसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी है? हाँ सृष्टि जी, धन्यवाद। मैं आपको पहले मैं बताऊंगा। आप ये 2 अकाउंट जो हम बात करते हैं इसको निकाल देंगे ना, हमारा एनपीए सॉरी लोन बुक ग्रोथ जो हुआ है 27% है। लगातार 21 क्वार्टर से हमारा लोन बुक इसी रफ्तार से बढ़ रहा है और जो सैंक्शन है 29% ग्रोथ है, डिसबर्समेंट 31% ग्रोथ है, नेम 36% ग्रोथ है, जो 3.6 है अभी तक का हमारा हाईएस्ट है वो। और अब ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ग्रेजुअली कम हुआ है। और ये जो 54 इसी का आप बात की, ये तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि 4 साढ़े 4 साल से हम इस पे लगे हुए थे। तो इससे लगभग अगर हम 4 से 5 हजार करोड़ का जो हम उम्मीद करते हैं, अगर 4 से 5 हजार करोड़ का जुटा पाएंगे 54 इसी के कैपिटल गेन बॉन्ड में, तो हमारा 12 से 15 पैसा का लगभग एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फिर कम हो जाएगा, जो हमारा बॉटम लाइन को फर्दर इंप्रूव करेगा। सी 4 से 5 हजार करोड़ का उम्मीद रखने का पीछे ये कारण है क्योंकि हमारा आईपीओ के बाद हम रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। 21% हमारा रिटेल इन्वेस्टर आज भी है। जबकि नॉर्मली आप अदर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी देखेंगे वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा है। अभी हमारा क्यूआईपी हुआ आईपीओ के बाद, तो इसमें इंस्टीट्यूशन और जुड़े हैं। हम रेगुलर इन्वेस्टर मीट करेंगे, उनका साथ भी कनेक्ट होंगे। जिस तरह हमारा रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ये इंडिकेट करता है कि हम जब रिटेल क्रिप्टोकरेंसी कैपिटल गेन बॉन्ड करने जाएंगे, हमें आसानी से पैसा उठाने में मदद होगा। तो इससे 12 से 15 पैसे का लगभग हमारा टोटल जो बोरोइंग कॉस्ट एवरेज कॉस्ट है उससे कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर, 4.5 साल की मेहनत जो है वो रंग लाई, फाइनली अप्रूवल मिला। पर प्रदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए लोन ग्रोथ पे तो आपने बताया है कि 27% की ग्रोथ रेट आप दिखा रहे हैं, आगे भी वो कंटिन्यू रह सकती है। पर इसके अलावा बाकी नंबर्स पे क्या उम्मीद करें? आपके एनआईएम्स किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे? बाकी के लिए आपके क्या प्रोजेक्शंस हैं? देखिए लगभग 5 साल पुराने अगर जाएंगे, हमारा 2.5% 2.8% का एनआईएम हुआ करता था, वहां से बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं 3.6% तक। और एक प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनी रिन्यूएबल स्पेस में ये काफी अच्छा माना जाता है और उसको हम सस्टेन करेंगे और आगे भी इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि ये हमें सपोर्ट करेगा और हमारी इंटरनल रेटिंग होने के बाद हम ओवरसीज से फंड लेना चालू किए, जापान से कुछ फंडिंग किया है और आगे भी करेंगे। तो जहां जहां पॉसिबल इंटरनेशनल सोर्सेस होगा, कंपेयरिंग करेंगे, लैंडेड कॉस्ट डोमेस्टिक कॉस्ट से कम हो रहा है, ऐसे डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी रेट कम हुए हैं। तो आगे चल के हमारा बोरोइंग कॉस्ट फर्दर कम करने के लिए जितना पॉसिबिलिटी है वो सब करेंगे और हमारे भरोसा है कि हम बोरोइंग कॉस्ट को फर्दर डाउन कर पाएंगे, नहीं तो यही कम लेवल में मेंटेन करेंगे और 54 इसी का जो फायदा 10 12 15 पैसा का मिलेगा उसको भी ले लेंगे।
और मेरे ख्याल से उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें 485 गीगावाट का रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन कंट्री में 2030 तक करना है, और हम लोग प्राइम एजेंसी है और न्यू एंड इमर्जिंग स्पेस में काम करते हैं, तो रिस्क प्रोजेक्ट भी हम लेते हैं। हमारा बैलेंसिंग अप्रोच रहेगा। वैनिला आरी जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल आरी 76% का जो रिस्क फ्री एसेट है उसमें करीब 52% है ट्रेडिशनल आरी। इसी तरह का बुक का कंपोजिशन आगे भी मेंटेन करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि 27% से ग्रोथ करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि 21 क्वार्टर अगर हम कर चुके हैं, तो कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारा फेल होगा जब हम आगे नहीं कर पाएंगे। और उसका दूसरा भी कारण है, कंट्री में देखेंगे रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन लास्ट ईयर 39 गीगावाट हुआ और इसी क्वार्टर में करीब 14 गीगावाट हो चुका है, 13.9 गीगावाट। तो अगर इसी क्वार्टर का रफ्तार से चलेंगे तो 50 गीगावाट तो ऐसे ही होगा जो 39 गीगावाट हुआ था। और आज एनबीएफसी स्पेस में देखेंगे तो हमारा लगभग एनबीएफसी स्पेस में जितना लैंडिंग है 35%, 30-35% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा रहा है। उसी को हम सस्टेन करेंगे तो 27% लोन ग्रोथ आएगा। आप देखेंगे लोन ग्रोथ, इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 49% ग्रोथ है उसमें जी 720, 931 इस तरह का लोन बुक और सैंक्शन डिसबर्समेंट ग्रोथ है। आप अगर ये दो जो आइसोलेटेड फैक्टर केसेस है इसको निकाल देंगे, जो हमारा परफॉर्मेंस है पहले से भी बेटर हुआ है, तो आगे भी ये रहेगा और इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे धीरे धीरे। नहीं प्रदीप जी, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। कोई हमारे पास कारण नहीं है कि हम उस पे भरोसा ना करें, पर जी हाँ, आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मार्केट को पता ही था कि क्या कुछ दिक्कतें आपने फेस करी हैं, बट उसके अलावा उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीदों से थोड़ा सा भी निराश किया तो देखिए आज स्टॉक प्राइस में भी बिकवाली देखने को मिली है। पर आगे की उम्मीद, मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं आप एनपीए कर सकते हो, अभी वो हायर कोर्ट में जाएंगे, कल दूसरा डिसीजन आ जाएगा, फिर हम एनपीए से हटा देंगे। अल्टीमेटली आपको देखना है कि राइट अप होता है कि नहीं। जब तक राइट अप नहीं होता है तब तक इन्वेस्टर का पैसा सेफ है। और अगर 38 साल में सिर्फ 135 करोड़ का राइट अप हुआ है, उसका मतलब क्या है कि रिन्यूएबल एसेट को इरेडा अच्छी तरह मैनेज कर पाता है। तो ये टेम्पररी फिनोमिनन है, क्योंकि हमारा लिस्टिंग जस्ट 1.5 साल हुआ है, तो मार्केट से हमारा जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा नहीं है। पर हम अभी थोड़ा इन्वेस्टर कम्युनिटी से ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन करेंगे। अभी तक सिर्फ हम क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आके आपका चैनल के माध्यम से देते थे, आपके जैसे और भी 2-4 चैनल के माध्यम से देते थे, क्योंकि हमारा रिटेल बेस सबसे ज्यादा था। और अभी जैसे इंस्टीट्यूशन का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और आगे भी हम क्यूआईपी का जो बैलेंस पोर्शन बचा हुआ है, हमने 3% करीब डायल्यूशन हुआ है, और 4% बैलेंस डायल्यूशन जो अप्रूवल हमारा भारत सरकार से है उसके लिए और फर्दर फंड जुटाएंगे। 54 इसी भी लाएंगे, क्यूआईपी भी लाएंगे, तो काफी हमारा फंड रेजिंग का भी प्लान है। तो एक बार जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, मेरा ख्याल में आज का मेरा इंटरेक्शन के बाद इन्वेस्टर को काफी क्लैरिटी भी आएगा। ये जो मन में बैठे हुए थे कि एनसीएलटी में गया तो बस 50% तो राइट अप करना ही है, ऐसे नहीं है। नॉर्मल प्रोजेक्ट एसेट और एक ई कार वो कम्प्लीटली डिफरेंट, उसको पोजीशन लेना, रीरन करना बहुत कम टाइम में हो सकता है। नहीं प्रदीप जी, पॉइंट टेकन, बट थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें विस्तार से समझाया कि देखिए अभी तो दिक्कतें झेलने को मिली हैं, पर आगे के लिए आउटलुक किस तरीके का है, कौन से फैक्टर्स रहेंगे, और आगे भी प्रदीप जी इंटरैक्शन ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट अजीत मिश्रा से समझेंगे कि इरडा पर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और तमाम उनके स्टॉक आइडियाज़ भी लेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।